हम एक लड़की को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन आई होती है और उसका नाम सियोरियांग होता है। ऑफिसर उससे पूछ रहे होते हैं कि आपने बताया कि आपके पति कुछ अजीब हो गए थे लास्ट नाइट, तो आप क्या डिटेल में बता सकती हैं? सियोरियांग फिर कहती है बेड के ऊपर। तो पुलिस ऑफिसर को कुछ समझ नहीं आता, वो पूछता है कि क्या, तो फिर से कहती है सियोरियांग के बेड के ऊपर। हमारी शादी को 2 साल हो चुके थे पर आज तक उसने कभी ऐसा नहीं किया था। वो हमेशा मेरे साथ बहुत ही ज्यादा काइंड और पोलाइट जेंटल रहता था और वो हमेशा मेरी चिंता करता था क्योंकि मैं देख नहीं सकती थी। पर कल वो बहुत ही ज्यादा हार्श हो गया था और उसने मुझसे कुछ ऐसा कहा जो मुझे समझ नहीं आया। उसने मुझसे कहा कि तुम ऐसा किसी और के साथ मत करना। और फिर हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सियोरियांग का हस्बैंड काम पर जा रहा होता है और सियोरियांग अपने हस्बैंड से कहती है लगता है पड़ोस में कोई शिफ्ट हुआ है क्योंकि बहुत ज्यादा आवाजें आ रही है। तो उसका पति उससे कहता है कि तुम्हें जानना है क्या, पर वो कहती है कि नहीं, मैं तो बस क्यूरियस थी कि कौन शिफ्ट हुआ है। उसका पति फिर उससे लास्ट नाइट के लिए सॉरी बोल रहा होता है। तभी वो सियोरियांग कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तो सरप्राइज हो गई थी क्योंकि तुम नॉर्मली ऐसा कभी नहीं करते हो और मुझे नहीं पता था कि ये इतना पेनफुल होता है। और उसे जाने के लिए बोलती है, लेकिन उस वक्त एक अजीब सी शांति थी और मुझे ऐसा लगा था कि हम दोनों की आंखें मिली थी। भले ही मैं उसे देख ना सकूं पर मैं महसूस कर रही थी कि वो मुझे देख रहा है। और हमेशा जिस तरह से वो स्माइल करता था वो उस टाइम स्माइल नहीं कर रहा था। फिर सियोरियांग कहती है कि वो उससे पूछना चाहती थी कि ऐसा क्यों, पर डॉक्टर ने कहा था कि हर चीज पर सवाल पूछना अच्छा नहीं होता है, इस वजह से उसने उससे कुछ भी नहीं पूछा था। बाद में हमें टाइम दिखाया जाता है जो 3:47 हो चुका था और अक्सर वो 7 बजे तक घर आ जाता था और बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है सियोरियांग क्योंकि वो अब तक घर नहीं आया था और उसका हस्बैंड कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ता था क्योंकि वो देख नहीं सकती थी। वो सोचती है कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो उसे कॉल भी कर रही होती है पर उसका नंबर अनअवेलेबल बता रहा था। वो सोचने लग जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है और फिर वो बार बार उसे फोन कर रही होती है और अपना हाथ भी काट देती है गलती से सब्जी काटते हुए, पर फिर भी वो हाथ काटी होती है, उस पर ध्यान नहीं देती और कॉल करने लग जाती है बार बार। फिर ऑफिसर कहते हैं ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1 ही दिन हुआ है, तो हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए क्योंकि मैं एक्शन नहीं ले सकता हूँ अभी, और जब तक कि ये कोई क्रिमिनल केस से रिलेटेड ना हो। सियोरियांग पूछती है कि मतलब क्या है आपका, तो ऑफिसर कहते हैं कि जैसे कि कोई असॉल्ट या फिर मर्डर, क्योंकि आपके हाथ में खून लगा हुआ है तो आप बता सकती हैं अच्छे से कि आपने अगर अपने पति का खून कर दिया है तो। ऑफिसर उससे पूछते हैं कि ये खून किसका है, तो सियोरियांग जानबूझकर कहती है कि वो उसके पति का खून है ताकि ऑफिसर जल्द से जल्द उसके पति को ढूंढे। ऑफिसर सोच ही रहे होते कि क्या करना है। सियोरियांग तभी बताती है कि वो 24 साल की थी तब वो यून से मिली थी एक कंपनी में और यून ने उसे बताया था कि वो वहाँ पे सिर्फ काम करता है, एम्प्लॉय है, ना कि कोई CEO। और वही टाइम था जब मेरी आंखें खराब होने लग गई थी और तभी उसके पास यून आता है और उसे कहता है कि बहुत तेज बारिश हो रही है तो क्या मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे रुक जाऊँ और ये स्टिक ले लो, तुम्हारी मदद करेगी ये बारिश में घर जाने के लिए। सियोरियांग फिर कहती है कि मेरे हाथ तो कोई स्टिक बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी और वो सोच रही होती है कि क्या मुझे ये स्टिक की सच में जरूरत है, और यही उन दोनों की पहली मुलाकात होती है। सियोरियांग को कोई तकलीफ नहीं हो रही थी और उसे कहा था कि तुम ऐसे आराम से जी सकती हो, इसलिए वो भी वैसे ही जीने लग गई और वो अपने लिए एक जॉब ढूंढ रही होती है और उसे बहुत ही ज्यादा मुश्किल से केयर टेकर वाली जॉब मिल गई होती है जो उसके लिए कोई भी काम की नहीं होती है क्योंकि वो अंधी जो थी। और फिर कंपनी में उसके पास यून आता है और उससे पूछता है कि तुम्हें चाय चाहिए, तुम्हें बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही होगी इसलिए ये ले लो। और जब सियोरियांग ने अपनी सारी उम्मीदें खो दी थी, सोच रही होती है कि मेरी जिंदगी तो अंधेरे से भरी है, पर तभी वहाँ पे उजाले के रूप में यून आ जाता है। फिर प्रेजेंट में ऑफिसर उसे कहते हैं कि आपको सच में लगता है कि आप यहाँ पे लोगों के साथ रहती थी, क्योंकि हमें तो इस पूरे बिल्डिंग में किसी भी इंसान के रहने के सबूत नहीं मिले हैं, और क्या आपको सच में लगता है कि यहाँ पे लोग रहते थे? तभी सियोरियांग कहती है कि हाँ, यहाँ पे लोग रहते थे क्योंकि मैंने उन लोगों से बात भी की थी। ऑफिसर कहते हैं कि आप क्या कह रही है, जब इस बिल्डिंग में कोई रहता ही नहीं था तो आपने किससे बात की? और तभी वहाँ पे एक ऑफिसर को कॉल आता है और वो ऑफिसर बताता है कि किम यून नाम का कोई भी इंसान रजिस्टर्ड नहीं है जिससे सियोरियांग अपना पति बता रही थी। ये सुन के मानो सियोरियांग की दुनिया उलट पुलट हो गई थी। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे 1 महीना बीत गया होता है सियोरियांग के पति को गायब हुए। सियोरियांग ने हार नहीं मानी थी और वो हमेशा पुलिस स्टेशन जा रही होती है, पर वहाँ के ऑफिसर्स उसे कहते हैं कि आप अगर बार बार आए तो हमें आप पे चार्जेस लगाने पड़ेंगे। सियोरियांग कहती है नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, आप प्लीज पता करिए। ऑफिसर्स कहते हैं कि कोई एविडेंस तो है ही नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम किसी चीज का पता लगाए जो असल में है ही नहीं। सियोरियांग कहती है कि शायद ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी क्रिमिनल ने ये किया हो और सारे सबूतों को गायब कर दिया हो। ऑफिसर कहते हैं कि आपने जब बताया था कि वो खून जो लगा हुआ है आपके कपड़ों पे वो आपके पति का है, तो क्या हम फिर से इन्वेस्टिगेशन चालू करें? ऑफिसर्स कहते हैं कि शायद आपके साथ कोई स्कैम हुआ है, पर सियोरियांग कहती है नहीं, मेरे साथ कोई भी स्कैम नहीं हुआ है और उसे मेरे से स्कैम करके मिलेगा क्या? ऑफिसर्स कहते हैं हमें नहीं पता आप झूठ बोल रही है या सच बोल रही है, पर सबूत नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। सियोरियांग को कोई भी उम्मीद नहीं दिख रही होती है, इस वजह से वो चर्च जाती है और भगवान से पूछती है कि क्या वो जा चुका है। तभी वहाँ पे प्रीस्ट आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ है, तुम उदास दिख रही हो। सियोरियांग कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वहाँ से जाने लगती है, पर वो फिर से पीछे मुड़ती है और प्रीस्ट से पूछती है कि क्या आपको सच में यकीन है जिन चीज़ों को आपने नहीं देखा है। वो प्रीस्ट से कहती है कि आपको
खुद को बेवकूफ़ बनाना बंद करना चाहिए और मैं तो बेवकूफ़ बन भी चुकी हूँ, इसलिए आपको समझा रही हूँ। प्रीस्ट सियोरियांग से कहते हैं कि तुम्हें सच में लगता है कि हमें विश्वास करने के लिए किसी को देखना ज़रूरी है? क्या हमें सच में किसी कारण की ज़रूरत है किसी को विश्वास करने के लिए? सियोरियांग कहती है मेरे सिचुएशन में तो मुझे नहीं पता, मैं बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ थी, इस वजह से मेरी हालत ऐसी है। पर जो भी बोलो, मैंने उसे देखा तो नहीं था पर मैं उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। उसके हाथ गर्म थे और उसके पास होने से मुझे बहुत अच्छा महसूस होता था। मुझे ऐसा लगता था कि उसका आना मेरी ज़िंदगी में कोई जादू से कम नहीं है। लेकिन अचानक से एक दिन वो इंसान गायब हो गया और ऐसा लगा कि वो इंसान कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था और शायद वो उसके लिए ही अच्छा है। प्रीस्ट कहते हैं क्या पता आज का दिन कोई इत्तेफाक हो, तुम मेरी मानो तो तुम अपने हस्बैंड को ढूंढती रहो, काश वो एक दिन मिल जाए। प्रीस्ट कहते हैं कि आपको कोशिश करनी चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, आप दरवाज़ा खटखटाती रहिए, क्या पता एक दिन वो खुल जाए। सियोरियांग फिर ध्यान देती है कि उसके हाथ पे एक आर्टिकल है जो कि मिसिंग लोगों के लिए है। उसमें लिखा होता है आपके प्यार चाहने वाले आपको ज़रूर मिलेंगे, हमारे पास आइए। तो ये भी सोचती है कि मुझे उससे ढूंढना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। सियोरियांग फिर हॉस्पिटल जाती है। डॉक्टर कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी विजन वापस आ रही है, कुछ तो गड़बड़ था आपके केस में। डॉक्टर कहती है कि वो ये रिपोर्ट हायर्स को देगी पता लगाने के लिए कि क्या हुआ है। और सियोरियांग सोच रही है कि उसका हस्बैंड गायब हो गया और उसके साथ ही ये मेरी आंखें जो फॉगी हो गई थी वो भी गायब हो गई। डॉक्टर कहती है कि मेरी जिंदगी में मैंने ऐसा कभी होता हुआ नहीं देखा है। आपका डायग्नोस किया गया था 1 साल पहले और आपको तो रेटिनल डायग्नोसिस हुआ था, लगता है कि वो टेम्पररी था। लगता है आपकी आंखों के साथ किसी ने जानबूझकर ऐसा किया था जिस वजह से आपको टेम्पररी रेटिनल डायग्नोसिस हो चुका था। यून याद करती है कि यून उसकी आंखों में ड्रॉप्स डाला करता था। सियोरियांग कहती थी कि नहीं मैं खुद कर लूंगी, पर यून कहता था कि नहीं मैं कर रहा हूँ ना, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करना चाहता हूँ। सियोरियांग फिर कहती है कि मेरे असाइंड डॉक्टर चेंज क्यों हो गए थे? तो डॉक्टर कहती है सॉरी तुम्हें देर से बताने के लिए, लेकिन तुम्हारे जो पहले डॉक्टर थे उन्हें ना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी और इस वजह से वो अब्रॉड चले गए। सियोरियांग सोचती है कि हाँ मेरे हस्बैंड अकेले गायब नहीं हुए हैं बल्कि ये डॉक्टर भी गायब हो गए हैं। फिर से वो एक सीन याद करती है जिसमें वो और यून फोटो ले रहे होते हैं और वो कहती है कि मैं बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ कि मेरे बगल में कौन खड़ा है और तुम अभी कैसे एक्सप्रेशंस दे रहे हो, मुझे भी देखना है। यून उसे बताने लगता है कि मैं ऐसे एक्सप्रेशंस दे रहा हूँ। उसे स्माइल कराता है और खुद भी स्माइल करता है और कहता है कि हम दोनों ही अभी स्माइल कर रहे हैं। सियोरियांग को फिर प्रेजेंट में कॉल आ रहा होता है एक ऑफिसर का। वो उसे बता रहे होते हैं कि आपने जिस कंपनी का नाम बताया, जिस इंसान का नाम बताया, जो नंबर प्लेट बताया वो सब फेक है और सीसीटीवी की भी कोई फुटेज नहीं है। सियोरियांग बोलती है कि मुझे जितने भी लोगों के बारे में पता था वो सब लोग गायब हैं। ऑफिसर कहते हैं कि इसके पीछे कोई बड़ी गैंग का हाथ होगा क्योंकि ऐसा तो कोई अकेले नहीं ही कर सकता है, लेकिन क्या आप अपने नेबर्स के बारे में डिटेल में बता सकती है? सियोरियांग कहती है हाँ मेरे घर के बगल में एक ऐसा व्यक्ति रहता था जिसके पास डॉग था। सियोरियांग कहती है अब तो मुझे सच्चाई जाननी ही है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं इतनी जल्दी हार मान जाऊँ और मैं उस चीज को पाक कर रहूंगी जो चीज मेरी है। उसके बाद वो डिटेक्टिव एजेंसी आई होती है और उनसे पूछ रही होती कि क्या आपको मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ पता चला? वहाँ पे जो एक लड़की होती है उसका नाम हैना होता है। वो कहती है कि तुम किस धोखेबाज इंसान के साथ रह रही थी, उसकी जुबान को टांग देना चाहिए हमें। उसके बगल में एक आदमी होता है उसका नाम पिलग्यू होता है। वो उसे शांत कराता है और कहता है कि शांत हो जाओ। हैना कहती है कि आपको गुस्सा नहीं आ रहा क्या ब्रदर इन लॉ? फिर वो आदमी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मेरा नाम पिलग्यू है और मैं ब्लास्ट कॉर्पोरेशन का लीडर हूँ। इंफॉर्मेशन एनालिसिस टीम से। हमारी ब्लास्ट कंपनी एक प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है। हम गवर्नमेंट के मिलिट्री सर्विसेज में है जो बाहर के जोनों में लड़ाई करती है। अभी हमारा एक छोटा सा बिजनेस कंपनी है जो हम चला रहे हैं, पर हम आपका केस नहीं ले सकते हैं। सियोरियांग पूछती है कि आप मेरा केस क्यों नहीं ले सकते हैं? तो हैना उसे बोलती है क्योंकि तुमने जो भी हमें बताया है वो सब का सब फेक है। जो नाम तुमने बताया है तुम्हारे नेबर्स के बारे में उसमें से कुछ भी रियल नहीं है। लेकिन उस इंसान ने एक गलती कर दी क्योंकि उसने जिस डॉग का नाम बताया था वो तो एग्जिस्ट करता है बट उसके ओनर का नाम फेक है। हमने इन्वेस्टिगेशन की थी तो हमें पता चला था कि उस डॉग का नाम एक एनिमल हॉस्पिटल में रजिस्टर है, बस उसके ओनर का नाम डिफरेंट है। उसकी ओनर के बारे में बताया गया है कि वो 67 साल की है और उसका नाम किम योनमी है। सियोरियांग कहती है वो जिस डॉग ओनर को जानती थी वो तो कोई मेल था ना कि कोई फीमेल, शायद से वो कोई दूसरा डॉग होगा। हैना फिर टैब को सियोरियांग के मुंह के सामने लाती है और दिखाती है और कहती है कि देखो हमें उस बुढ़िया के क्रेडिट कार्ड का रिकॉर्ड मिला है, वो भी 5 साल पहले का। सियोरियांग कहती है कि मेरा विजन पूरी तरह से नहीं आया है इसलिए मैं इसे नहीं देख सकती हूँ। हैना बताती है कि एक बुक स्टोर की रसीद है नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस लाइन की। तो फिर सियोरियांग पूछती है कि क्या नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस? पिलग्यू बताता है कि उस किम हाइन मी का ही बेटा किम यून है और क्या पता कि वो एक पब्लिशर हो। असल में अगर वो NIS का एग्ज़ाम पास कर दिया हो तो भेस बदलना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन शायद से वो यंग होगा इस वजह से उसे हायर पोजीशन नहीं मिली होगी, उसे इसलिए नेबर की पोजीशन मिली होगी। तो फिर पिलग्यू पूछता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है?
कि उसने एक औरत को ऐसा बना के चला गया। पता नहीं उसका मकसद क्या था, पर उसने तो आपको कोई हार्म नहीं किया है ना। उसके मिशन का पीछे का रास्ता उसे ही पता हो, लेकिन उसने इस पूरे विला को खरीद लिया ताकि वो उसके 200 मीटर में सब कुछ कंट्रोल कर सके। मतलब ये कोई छोटा मिशन नहीं होगा, इसमें जरूर NIS के ब्लैक कॉप्स का हाथ होगा, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं और खतरनाक होते हैं और उनकी आइडेंटिटी किसी को भी नहीं पता होती है उनके हायर ऑफिशियल्स के अलावा। वो अपना नाम और आवाज बदल में बहुत ही ज्यादा माहिर होते हैं, किसी को भी नहीं पता चलता है कि वो भेस बदल कर आए हैं। फिर पिल्ग्यू सियोरियांग को कहता है कि आप उसे कभी भी नहीं ढूंढ पाएंगे। फिर हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने सियोरियांग के पति का भेस बदला था। एक लड़का उसी को देख रहा था और उसकी फटके हाथ में आ जाती है और वो बताता है कि इसे मैं हमेशा देखता हूँ, पर मुझे हमेशा डर लगता है क्योंकि ये एक स्नेक से कम नहीं है, एक स्नेक की तरह ही अपनी खाल खोलता है। वो लड़का जिसकी फट गई थी उसका नाम वोंग चांगना होता है। वो टीम लीडर से पूछता है आप भागने में सफल रहे? तो लीडर कहता है कि हाँ, मैं बिना पीछे मुड़े भागने में कामयाब हो गया। ये दोनों ही एक NIS के मेंबर होते हैं और लीडर उससे कह रहा होता है कि हाँ, मुझे तो डर था कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊँ। हमें पता चलता है कि लीडर का नाम ली वू शिन है और उसके साथ जो बात कर रहा होता है वो कहता है कि एक सिलिकॉन मास्क वाले इंसान से, और जो वॉइस चेंजर लगा के बात कर रहा है। मैं पता नहीं किस पे भरोसा करूँ। और कहता है कि मुझे लगा था कि टीम लीडर को सच में उस लड़की से प्यार हो गया है। ली उसे कहता है कि तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। फिर वो डर जाता है और वो कहता है कि खैर, मुझे लगता है कि जो हमारी टारगेट आउल थी उसको सच में आपसे प्यार हो गया है। पता चला कि वो खून में लथपथ होकर पुलिस स्टेशन गई थी और पुलिस वालों को कहा था उसने कि वो खून जो उसके शरीर पर लगा है वो उसके पति का है, जो असल में सियोरियांग का ही था। उसने सब्जी काटते काटते गलती से अपना हाथ काट दिया, पर आपने जो भेस बदला था उस इंसान की बहुत ही ज्यादा जोरों शोरों से तहकीकात होने लग गई थी। और कहता है आउल हमारी सोच से भी ज्यादा स्मार्ट निकली। मैंने पुलिस स्टेशन से उसका CCTV फुटेज निकाला है, पुलिस स्टेशन वाला, मैं आपको दिखाऊं? ली कहता है चांगू से कि तुम मुझे एक रीजन बताओ कि मैं उस फुटेज को क्यों देखूं। मैंने उससे असल में शादी नहीं की थी, वो बस हमारी एक टारगेट थी और मैंने उसका हस्बैंड का रोल प्ले किया था। वही मिशन तो खत्म हो चुका है। चांगना कहता है कि मुझे माफ करना, मैं 2 साल से उसे देख रहा था। फिर ली कहता है कि तुम्हें ये तो नहीं प्रॉब्लम ना कि मैंने एक सिविलियन के साथ इंटीमेसी वाला कनेक्शन बनाया और तुम एक NIS के एजेंट हो, तो शायद तुम्हें ये सब नहीं पता है। तुम्हें अभी फिर से NIS की पढ़ाई करनी चाहिए। ये सब सुन के तो उसके कानों से खून ही निकलने लग जाता है। चांगना कहता है कि मुझे सब कुछ समझ आ चुका है टीम लीडर। और फिर ली कहता है कि ठीक है, अगली बार से उस आउल का नाम बिल्कुल भी तुम मेंशन मत करना। चांगना ली को बता रहा होता है कि जो आपका रेजिग्नेशन लेटर था। तभी ली फोन काट देता है और फिर चांगना सोच रहा होता है बेचारी आउल। चांगना सोच रहा होता है कि आउल तुम हमारे हार्टलेस लीडर को भूल जाना जल्द से जल्द। नेक्स्ट सीन में सियोरियांग और हैना को दिखाया जाता है। हैना पूछती कि क्या तुमने सच में कहा कि तुम्हें नॉर्थ कोरिया में घुसना है? सियोरियांग कहती है कि हाँ, मुझे नॉर्थ कोरिया के अंदर तो नहीं घुसना है, बट क्योंकि मुझे उस ब्लैक एजेंट से मिलना है, इस वजह से मैं ऐसी हरकत करूंगी जिस वजह से NIS मुझ पे ध्यान दे। सियोरियांग कहती है मैंने नॉर्थ कोरिया के अंदर घुसने के लिए एक ब्रिज ढूंढ लिया है, बट मैं तुमसे एक एडवाइस मांगना चाहती हूँ क्योंकि तुम नॉर्थ कोरिया से हो ना। हैना शॉक होकर पूछ रही होती है सियोरियांग से कि क्या तुम सच NIS से पंगा लेने का सोच रही हो? फिर सियोरियांग कहती है कि तुमने ही तो कहा कि उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगाया जा सकता है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं बहुत सारे क्राइम करूँ और ऐसा क्राइम जिससे NIS मेरे पे ध्यान दे, और अगर मैं NIS में चली गई तो शायद से मैं ब्लैक एजेंट से मिल पाऊँ। और वो सोच रही होती है कि यून, तुम जितने भी दूर चले जाओ तुम मेरे हो और तुम मेरे ही रहोगे। गाइस, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मानवा है जिसमें एक लड़की ऑब्सेस्ड होती है और वो लड़का भी ऑब्सेस्ड होता है, लेकिन दोनों को इस बारे में नहीं पता होता है। तो आपको ये देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, इसलिए मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इसके आने वाले एपिसोड्स को जल्द से जल्द देख पाएं।